आज हम लोग समझेंगे कोप के बारे में। अभी हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे ग्लासगो में गए हुए हैं, जो कि स्कॉटलैंड में है। और स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें तो वो कहाँ है? एडिनबर्ग में है। तो भारत के प्रधानमंत्री ग्लासगो में है, जो कि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक वो वहां रहेंगे, जहां एक सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसे कोप कहा जाता है। और ये जो कोप है वो कोप 26 के नाम से जाना जा रहा है। तो भाई ये कोप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ग्लासगो में जो कोप 26 का जो सम्मेलन हो रहा है, वहां पे जलवायु परिवर्तन के बारे में मुद्दा उठाया गया हुआ है। और लगभग 120 से भी ज्यादा देशों के जो लीडर हैं वहां शामिल है, और इन पे बहस चल रहा है। तो ये कोप 26 क्या है जलवायु परिवर्तन। और वहां उस सम्मेलन में ये भी कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी के जो लोग हैं वो अगले 50-60 सालों के बाद जो पॉपकॉर्न की तरफ फटने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि तलने शुरू हो जाएंगे, और एक भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये क्या है जलवायु परिवर्तन, और कोप 26 क्या है, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कोप 26 क्या है। कोप एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जो यूएनएफसीसी के तहत निर्णय लेता है। अब यूएनएफसीसी क्या है? तो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। मतलब कहने का सीसी जो है वो क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क पे काम करता है। संयुक्त राष्ट्र का ये क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क पे काम करता है। इसी के तहत कोप पे निर्णय लिए जाते हैं। कोप जो है, अब ये 26 क्या है? 1850 के बाद से औद्योगिक क्रांति आई है, जिसमें उद्योग के कारण जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेजी से हुआ है। साल 1994 के बाद हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसकी पहली बैठक यूएनएफसीसी की पहली बैठक 1995 में हुआ था, जिसको COP1 के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1995 में पहली बैठक हुआ था कोप का। तो उसे कोप 1 कहा गया। कोप 1 कहा गया। पहली बैठक, कोप की पहली बैठक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था, इसलिए उसे कोप 1 कहा गया। कब हुआ था? 1995 में। अब ये जो 26 है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 26 क्या है। तो ये जो कोप का जो कॉन्फ्रेंस है, ये 26वां कॉन्फ्रेंस है, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो भारत में भी कोप का कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो कि कोप 8 के नाम से जाना जाता है। 2002 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में कोप 8 का कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे ये कोप में होता क्या है। तो कोप में जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे लगभग 200 देशों के जो नेता है वो शामिल होते हैं, और इस पर बहस होती है कि इसको किस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन, जो बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, स्थिर रखा जाए। मतलब कि जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से स्थिर रखा जाए, तो हम लोग समझेंगे। अब कोप का जो 15वां कॉन्फ्रेंस हुआ था वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। अभी जो कोप 26 का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस पे पेरिस में एक समझौता हुआ था 2015 में, कोप 15 में, कि जो जलवायु परिवर्तन है, जो वर्ल्ड का तापमान है, वैश्विक तापमान को लगभग 2 डिग्री से नीचे रखा जाए। लगभग 1 डिग्री, 1.5 डिग्री के आसपास रखा जाए। कितना? 1.5 डिग्री के आसपास रखा जाए। अभी अगर बात करें वैश्विक तापमान की, तो लगभग 1.1 डिग्री के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वैश्विक तापमान जिस तरीके से बढ़ेगी, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा जलवायु में परिवर्तन होगा, और जिससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोप 26 क्या है और यूएनएफसीसी क्या है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले मौसम और जलवायु के बारे में। अब देखिए, कोप का गठन, पहला बैठक 1995 में हुआ था, हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि भाई जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है। तो जलवायु को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले मौसम को समझते हैं। मौसम क्या होता है देखते हैं। मौसम, तो ये देखिए, मौसम और जलवायु दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है। मौसम कहने का मतलब वातावरण में बदलाव को ही हम मौसम कहते हैं। सीधा सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वातावरण में जो बदलाव होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, डेली बेसिस पे होता है, और हर जगह पे मौसम जो है चेंज होते रहता है, और हर जगह का मौसम अलग अलग होता है। तो वातावरण में बदलाव को हम लोग क्या कह दिए? मौसम कह दिए। जो कि लगभग 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल भर के अंदर का हम लोग जब बात करते हैं वातावरण के चेंज का, तो वो क्या हो जाता है? मौसम में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेदर चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन।
जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन जिसे क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जब इसी मौसम को जब लगभग 20 साल 30 साल के बीच में जब इसका एनालिसिस किया जाता है एक पर्टिकुलर जगह का, जैसे मान लीजिए पूरे भारत के बारे में बात किया जाए कि पिछले 20 सालों में 30 सालों में मौसम में क्या बदलाव आया है, उसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा बात यह है कि जलवायु परिवर्तन में ना हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि पिछले 20 सालों की अपेक्षा अगला जो 20 साल है, जैसे मान लीजिए 1980 से 2000 तक जो मौसम रहा भारत का, अब इसका कंपेयर हम करेंगे 2000 से 2020 तक, तो ये 20 साल का गैप हो गया। तो ये हम कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या चेंज आया है मौसम में, भारत के मौसम में क्या चेंज आया है, कहां ज्यादा बाढ़ आए हैं, कहां पर कम वर्षा हुई है, मतलब कहां ज्यादा सूखा पड़ गया है, आंधी कितना आया, पहले के अपेक्षा आंधी ज्यादा आया है या कम आया है, कहां पे बाढ़ ज्यादा आए हैं, कहां पे बाढ़ कम आया है। इस तरीके से हम लोग जो है मौसम का अनुमान लगाते हैं, कहां सर्दी ज्यादा पड़ी है, कहां गर्मी ज्यादा पड़ी है। तो ये जो हो जाता है हमारा जलवायु परिवर्तन हो जाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब मौसम को जब हम एक 20-30 सालों के बाद जब इसका एनालिसिस करते हैं तो वो हो जाता है हमारा जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन होता क्यों है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीजन हम लोग समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के पीछे का रीजन हम लोग समझते हैं। आपको मौसम और जलवायु के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मौसम और जलवायु परिवर्तन में क्या अंतर है। जलवायु परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, तो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का वातावरण में बढ़ना। तो भाई ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर होता है। जैसे कि हम मान लीजिए ये सूरज है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आती है, तो हम लोग मान लेते हैं ये सूरज है। सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ गैसेज हैं, हरे रंग का कुछ गैसेज होता है। अगर आप उसको वायुमंडल से देखें, अंतरिक्ष से अगर देखें, तो जो है हरे रंग का परत, कुछ गैसों का हरे रंग का परत होता है। जैसे मान लो कि आप छाता ऊपर छाता लगा लो और उसके ऊपर जो है सूरज है, तो जो छाता है आपका हरे रंग का जैसा छाता हो गया, उस तरीके का जो है ग्रीन हाउस गैस का एक परत है, जो कि सूरज की कुछ गैसेज उसमें है। जैसे कुछ गैसेज का नाम है, जैसे गैसेज हो गया CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और आपके नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, मेथेन हो गए, और भी कई सारे गैसेज जो ओजोन गैस हो गया। तो कुछ गैसेज जो है जो अल्ट्रावायलेंट रेज होती है, सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है, जिससे कि जो हानिकारक किरणें सूरज की वो धरती तक ना आए। और जो कुछ गैसेज है, अब हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी पे आती है, सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पे आता है, और पृथ्वी को जो है हम लोग समझिए एक तरीके से ब्लैक बॉडी की तरह मानते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होता है, लेती है जितना उष्मा ली और उसको उतना ही उत्सर्जन कर दी, मतलब इमिट कर दी, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो जो पृथ्वी ने ब्लैक बॉडी की तरह है, जैसे कि सूर्य का रोशनी पृथ्वी पे आता है, तो सूर्य का जो ऊर्जा है उष्मा है पृथ्वी पे आता है। कभी कभी आप गर्मियों के दिन में देखे होइएगा कि पृथ्वी से जो है ना ऊपर की ओर एक उष्मा की तरह आपको झिलझिल सा, मतलब कि एक झिल्ली सा आपको दिखाई देता है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो आपको क्या एक रेडिएशन दिखाई देता है। तो पृथ्वी एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, जितना उष्मा सूर्य से उसे मिलती है वो फिर उसे ऊपर की ओर छोड़ देता है कि जा भाई जहां से आया तू वहीं जा। अब वो जो ग्रीन गैसेज होती है, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, अब जो ये पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ग्रीन सा परत, मतलब हरे रंग का परत होता है कुछ गैसों का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरीके से कुछ गैसेज होती हैं जो हरे रंग की होती है। और ये जो गैसेज होती है ग्रीन हाउस गैसेज, जब पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो जब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आई, सूरज का जो ऊष्मा है पृथ्वी तक आया, तो पृथ्वी जो है इसे इमिट कर देता है। अब इमिट करता है तो जो आपका ये ग्रीन हाउस गैस है, इस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन हाउस गैस का काम ही है कि ग्रीन हाउस के कुछ गैसों का काम है, जो ऊष्मा होती है धरती से, जो ऊष्मा वापस जाती है अंतरिक्ष में, उसे ये एब्जॉर्ब करती है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि एब्जॉर्ब क्यों करती है भाई।
तो ये भाई देखिए प्राकृतिक का बनाया हुआ है, ये प्राकृतिक में पहले से ही है, जो ग्रीन हाउस गैस है वो पहले से ही है। ग्रीन हाउस जो गैसेज है वो पृथ्वी से वापस जो ऊष्मा जाती है अंतरिक्ष में उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण ही हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जो पृथ्वी पर हम बिता पाते हैं। अगर मान लीजिए आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज अगर पृथ्वी अगर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो क्या होता? अगर ग्रीन हाउस गैसेज वायुमंडल में नहीं होती तो जो पृथ्वी का तापमान है लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होता। अब आप खुद से अंदाजा लगाओ, -18 डिग्री सेल्सियस होता तो इंसानों का क्या होता? 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। यहाँ पे जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाती है पृथ्वी पे। और इस ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो है अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का होता है, जिसमें हम आसानी से कंफर्टेबल लाइफ जिसमें हम आसानी से अपना कंफर्टेबल लाइफ बिता पाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का बहुत ही ज्यादा रोल है। ये जो सूर्य की जो वातावरण है, पृथ्वी और वातावरण के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है, ऊर्जा का बैलेंस बना के रखता है। अब देखिए, अब हम लोग समझ गए कि आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें है उसको रोकना, और कुछ जो ऊष्मा है जो पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर वापस जाती है उसे वो एब्जॉर्ब करता है। जो पृथ्वी का जो वातावरण है वो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जरूरी होता है। बैलेंस बनना, पृथ्वी पे ऊर्जा का बैलेंस बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जो ये ऊर्जा का बैलेंस है उसे ही ग्रीन हाउस हम इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो ऊर्जा का बैलेंस बना हुआ है ग्रीन हाउस गैस और अर्थ के बीच में, जो ऊर्जा का बैलेंस बना हुआ है उसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हम लोग समझ गए। अब ग्रीन हाउस गैस में कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। अब आप इस चीज को समझिए। हम लोग सबसे पहले समझिए जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है जिनमें कार्बन जो है, कार्बन को हीट ट्रैपिंग गैस कहते हैं, हीट ट्रैपिंग। देखिए, कार्बन को जो है हम लोग हीट ट्रैपिंग गैस कहते हैं, मतलब हीट को ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब इससे एक सवाल बनता है कि जैसे मान लीजिए कार्बन सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। अब 1850 के बाद 1850, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो वायुमंडल में एक हरा रंग का घर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में वायुमंडल में एक हरे रंग का परत है, गैसों का परत है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो कि जरूरी है पृथ्वी पे एक कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए। ये ग्रीन हाउस गैस का होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये हम लोग बेहतर समझ लें कि कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान है, कम हो जाए तो भी नुकसान है। तो यहाँ पे एनर्जी को बैलेंस करके रखता है, उसे ही ग्रीन हाउस हम इफेक्ट करते हैं। लेकिन 1850 के बाद यहाँ जो है, जब से औद्योगिक क्रांति आई है, जब से दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई है, तब से जो ग्रीन हाउस गैस का जो मात्रा है वो बढ़ने लगा है। जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जो है ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा बढ़ा है। अब हम लोग ये बेहतर समझ गए। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो क्या होता है। ग्रीन हाउस में गैस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीट ट्रैपिंग गैस होता है, मतलब हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा बढ़ेगा तो जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में ऊष्मा जा रहा है उसे वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, वो जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ने के वजह से जो ग्लेशियर है वो ज्यादा पिघलेंगे। अब ग्लेशियर के ज्यादा पिघलने से समुद्र का जो स्तर है, मान लीजिए समुद्र यहाँ पे है तो समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होगी तो समुद्र के इलाके के आसपास जितने भी देश हैं वो सारे तो निकल लिए, वो सारे मतलब कि बाढ़ में तबाह हो जाएंगे। तो इसी के कारण ये कॉन्फ्रेंस COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है जो कि ग्लासगो में हो रहा है, इन्हीं सब पे चर्चा हो रहा है कि भाई आप ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनको आप बैलेंस बना के रखिए, उनको बढ़ने से रोकिए, उनको नहीं बढ़ने देना है। अब जो है इसमें सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। अब इनमें 3 देश सबसे प्रमुख है, हमारा देश भारत भी आता है तीसरे नंबर पे। सबसे पहले आता है चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद है भारत,
भारत, जो कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, मतलब कार्बन सबसे ज्यादा कार्बन का इमिशन ये 3 देश करते हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन जो है पूरे वर्ल्ड का 28%, लगभग 27 से 28% अकेला जो है ये कार्बन उत्सर्जन करता है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 15%, मतलब चीन लगभग 27%, 2017 का आंकड़ा की अगर बात करें तो 27%, और अमेरिका अमेरिका 15%, भारत 7%। अगर इन तीनों को हम मिला देते हैं तो लगभग 49% हो जाता है। मतलब पूरे विश्व का 49%, लगभग 50% तो ये 3 देश मिलकर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, और बाद बाकी जो बचे 50% में वो और सारे देश हैं। तो इन तीनों पे सबसे ज्यादा नजर है, सीओपी में इन तीनों को सबसे ज्यादा लताड़ा गया है। मतलब कि हमारा देश भारत भी है उसमें, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिनसे सबकी बोलती बंद हो गई है, तो वो आगे हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए, जो कार्बन उत्सर्जन है, अगर कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया जाए, तो कार्बन उत्सर्जन को अगर कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखने में कामयाबी हासिल करेंगे। अब इस जो सीओपी में एक चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, नेट जीरो टारगेट को प्राप्त करना है। इनमें यह कहा जा रहा है, पेरिस समझौते में भी ये कहा गया था कि नेट जीरो हम लोग को लाना है। तो नेट जीरो क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, नेट जीरो कहने का मतलब क्या है, नेट जीरो इमिशन, तो नेट जीरो इमिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नेट जीरो इमिशन क्या होता है, तो नेट जीरो इमिशन कहने का मतलब ये है कि भाई इस कोप में, कॉन्फ्रेंस 26 में ये कहा गया है कि आपको जितना कार्बन उत्सर्जन करना है आप उतना उत्सर्जन कीजिए, लेकिन आपको जितना आप कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, आपको उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने का भी आपको टेक्निक ढूंढ लेना है। आप जितना एब्जॉर्ब करना है, जितना कार्बन आपको उत्सर्जन करना है उतना आप उत्सर्जन कर लीजिए, लेकिन आपको एक फंडा ढूंढना है, टेक्निक ढूंढनी है जिससे वो कार्बन जो है एब्जॉर्ब हो जाए, जो कि वातावरण में न पहुंचे और यहां पहुंच करके वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब न करे। हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तापमान बढ़ेगा, कहीं बाढ़ आएंगे, कहीं मतलब कि ज्यादा वर्षा होगी, कहीं कम वर्षा होगी। पिछले कई सालों में हम लोग देख रहे होंगे कि कहीं ज्यादा वर्षा हुई है। इस साल तो बिहार में और भी ज्यादा वर्षा हुई है। कई कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी बाढ़ नहीं आता था, वहां बाढ़ आ गया। तो ये सारे जो है जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। तो जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा मुख्य जो भूमिका निभा रहा है वो कार्बन उत्सर्जन निकाला, जिनमें 3 देश सबसे ज्यादा ऊपर, मतलब 3 देश सबसे ऊपर है, चीन, अमेरिका और भारत। जो कॉन्फ्रेंस का पार्टी 26 हुआ है, जो सीओपी 26 हुआ, उनमें से चीन पहुंचा भी नहीं है। चीन का जो राष्ट्रपति है जिनपिंग, वो तो पहुंचा भी नहीं है। तो खैर इनका तो बात ही मत करो, जिनपिंग का अकेले 27% ये चाचा जो है, जिनपिंग चाचा अकेले उत्सर्जन कर रहे हैं। हालांकि भारत 7% में है और अमेरिका 15%, तो ये अकेले 3 देश मिलकर के ये 50% तो उत्सर्जन कर दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इनको रिमांड पे लिया गया था। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं आईपीसीसी का गठन 1988 में हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि जिसे आईपीसीसी कहते हैं, 1988 में इसका गठन हुआ था। तो आईपीसीसी जो है एक इंटर गवर्नमेंट पैनल है क्लाइमेट चेंज का, जो कि ये रिपोर्ट देता है कि भाई तापमान कितना बढ़ गया हुआ है, विश्व का तापमान कितना बढ़ गया हुआ। तो इनका आईपीसीसी का ये कहना है कि 2021 तक अगर इसी तरीके से कार्बन का उत्सर्जन अगर होता गया तो भाई 4.4 डिग्री सेल्सियस जो है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वैश्विक तापमान। मतलब अभी 1.1 डिग्री है, तो ये हाल है। सोच लीजिए कि 4.4 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा। 4 डिग्री हो जाए तो हम लोग पकौड़े की तरह तलने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए, और ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आएगा, समुद्र का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, मतलब तबाह हो जाएगा पूरी दुनिया। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि भाई अब इस पर काम करने की जरूरत है। हेडक्वार्टर की बात करें, आईपीसीसी की हेडक्वार्टर की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये सारी चीज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज को भी देख लीजिए। अब हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री है, ग्लासगो में जो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जलवायु परिवर्तन के लिए कोप 26 में जो बात हो रहा है, उनमें भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत तंत्र दिया है। पंचामृत मतलब पंच अमृत, 5 अमृत दिया है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया काम किया है
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री को बोला जा रहा था कि भाई आप भी देख लो, तीसरे नंबर पे आ रहे हो, अपना भी उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन कम कर लो। तो आई होप आपको नेट जीरो के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेट जीरो में हमें करना क्या है, तो नेट जीरो में जितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उससे किसी भी टेक्निक का उपाय करके उस उत्सर्जन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन के उत्सर्जन को एब्जॉर्ब कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि कार्बन का आप उत्सर्जन कीजिए, जितना करना है उतना कीजिए, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब करने का टेक्निक भी ढूंढ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एब्जॉर्प्शन की बात करें कि कहां कहां एब्जॉर्ब होता है, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब की अगर बात करें तो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा आप लगाइए, आप काटिए नहीं। यहाँ पर तो देखते हैं कि हमेशा पेड़ पौधे कटने लगते हैं, तो पेड़ पौधों को काटना नहीं है। कार्बन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, उसका सोर्स कहाँ से, वो देखिए, परिवहन, जो गाड़ी चलता है, जो गाड़ियां चलती हैं, वहां से जो गैसेज निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन होता है, और भी कई सारे गैसेज होते हैं। तो वहां से अब आपके जो उद्योग है, इंडस्ट्री, वहां से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। सबसे मुख्य बात, जो कोयला से जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन वहां होता है। और भारत के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, ये 70%, भारत जो है लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है कोयले से बनाती है। जो भारत जो है अपना बिजली जो है कोयले से 70% जो है कोयले से ही भारत अपना बिजली बनाती है। तो भारत के लिए तो और ये ज्यादा सबसे ज्यादा चैलेंज है। अब इस मीटिंग में, जो कोप की मीटिंग है, कोप 26 की मीटिंग है, उनमें ये कहा जा रहा था कि भाई आप लोग नेट जीरो कब तक आप टारगेट जो है, इसको टारगेट बताइए कि नेट जीरो का लक्ष्य आप लोग कब तक हासिल कर लेंगे। तो सभी देशों ने लगभग ये बता दिया था कि हम 2050 तक अपना नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। भारत जो है पिछले कई सालों से नहीं बता पा रहा था। अब जो भारत ने बताया है कि हम नेट जीरो 2070 तक हासिल कर लेंगे, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोप 26 में बोले हैं। अब देखिए, और चीन जो है, वो चीन कह रहा है 2060 में, मतलब कि चीन जो है 2060 में कह रहा है, भारत 2070 में कह रहा है। तो हालांकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये बोले हैं, पंचामृत का तंत्र दिया, हम लोग पंचामृत तंत्र को समझते हैं। देखिए कितना अच्छा काम किया भारत के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने जो 4 अमृत दिए हैं, 4 बात जो कहे हैं, वो 2030 तक का है, लगभग एक जैसा आपको समझ में आएगा। और 2070 में उन्होंने कहा है कि नेट जीरो के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा है कि जो पेट्रोलियम रहित पदार्थ है, जो जीवाश्म ईंधन रहित ऊर्जा है, उसको जो है 500 गीगावाट तक हम बढ़ा देंगे। मतलब कि बिना जीवाश्म ईंधन, बिना पेट्रोलियम से जो ऊर्जा बनता है उसको ना यूज करके, हम दूसरे किसी एनर्जी सोर्स का यूज करके हम 500 गीगावाट तक हम एनर्जी को बनाएंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि जो 2030 तक हम अपनी ऊर्जा की जो पूर्ति है, वो 50% ऊर्जा की पूर्ति रिन्यूएबल सोर्स से करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, तो वैसे एनर्जी जो दोबारा हमें मिलती रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो वो एनर्जी जो होती है रिन्यूएबल एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी, जैसे सोलर पैनल से जो हम लोग बिजली बना रहे हैं, वो क्या हो जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो 50% एनर्जी जो है, भारत कह रहा है 2030 तक 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग पूर्ति करेंगे। तो बात लगभग एक ही हो गया। देखिए, कहने का मतलब एक ही है। देखिए, 5 चीज तो कहा जा रहा है, लेकिन इसमें देखो 500 गीगावाट वो पेट्रोलियम को हटा दे रहे हैं, तो भाई इसमें एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी 50% वो कह रहे हैं कि जनरेट करेंगे। बात तो लगभग इसमें सेम सा ही लगता है, एक जैसा ही लगता है। अब तीसरा देखिए, वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्टेड कार्बन का जो इमिशन हुआ है, जो कार्बन इमिशन होगा, प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन होगा 2030 तक, उसमें जो है हम 1 बिलियन टन की कमी करेंगे 2030 तक। अभी से जो प्रोजेक्टेड कार्बन का इमिशन होने वाला है, उसमें 1 बिलियन टन तक का हम कमी करेंगे। उन्होंने चौथा बात क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, उसकी कार्बन इंटेंसिटी को, जो कार्बन का इंटेंसिटी है, उसको 45% से भी कम करेगा। लगभग बात एक ही है यहाँ कहने का मतलब। तो ये 4 चीज दिए हैं भारत के प्रधानमंत्री ने, और 5वां चीज उन्होंने ये कहा है कि 2070 तक हम नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे, नेट जीरो के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो ये पंचामृत तंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो आपको क्या लगता है कि 2050-60 तक क्या ये नेट जीरो पूरा, जो देश दावा कर रहा है कि हम कुछ देश है जो कह रहे हैं 2050 तक हम पूरा कर लेंगे, भारत जो है 2070 तक कह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो
नेट जीरो का लक्ष्य है वो देश जो है वो हासिल कर पाएगा। तो आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो नेट जीरो का लक्ष्य है वो प्राप्त कैसे हो सकता है। ये नेट जीरो का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हम लोग भी अवेयर हो, जब देश का जो जनता है वो भी अवेयर हो। क्योंकि यार हम लोग सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ यूज करते हैं। जब बाइक चलाते हैं, बाइक में हम लोग पेट्रोल डीजल लाते हैं, वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये सब हम लोग के लिए ही हार्मफुल होगा अगले 50-60 सालों में। तो हम लोग को चाहिए कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोचे रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी को ही यूज करने का कोशिश करें। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कार आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जितना भी बाइक बन रहे हैं हम लोग अब उसको यूज करें। तो जब तक हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है वो कोप 26 में ये कह के आए हैं कि हम लोग 2030 तक जो है इसको कम करेंगे। तो कम तभी कर पाएंगे जब भारत का जो जनता है वो लोग इसमें सपोर्ट करेगा। तो हम लोग को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए कि हम लोग भी अब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स को ही हम लोग अपनाएं। तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।